हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज August 30th। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन में बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस दी हैं नीति आयोग ने। ये अपने फॉर्डर में लिख लीजिएगा कि नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन जो हम अगर इसको सक्सेस बनाना है तो हमें दो कदम उठाने पड़ेंगे। एक तो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स ब्रेक्स देनी चाहिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसा लगाए, जो रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं, उनको हमें इनकम टैक्स में छूट देनी चाहिए अंडर सेक्शन 54 EC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये क्या है इनकम टैक्स? अगर देखी जाए बात, सेक्शन 54 EC क्या है? बेसिकली क्या होता है कि अगर सपोज करिए आपने कोई अपनी ज़मीन बेची है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज अगर आप बेचते हैं बहुत टाइम बाद, तो उसमें क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो उसमें क्या है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, बहुत टाइम तक आपने ज़मीन रखी और उस ज़मीन को अगर आप बेच रहे हैं, तो आपको उस पर क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। शॉर्ट टर्म तो नहीं हुआ ना, एक साल के अंदर अंदर नहीं हुआ, लॉन्ग टर्म गेन हुआ है। तो उस पर टैक्स देना पड़ता है आपको गवर्नमेंट को। तो कहते हैं आप उसको टैक्स की बजाय ना आप उसमें कर दीजिए कि उतना पैसा अगर आप हमारे बॉन्ड्स में लगाएंगे तो उसमें आपको छूट मिलेगी। तो ऐसे ही उन्होंने कहा है कि अगर आप इसमें लगाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, तो आपको उसमें छूट मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएंगे। नो डाउट इससे नुकसान होगा एक्सचेकर को, बट कहते हैं लॉन्ग टर्म में इसके बेनिफिट्स ही होते हैं, हमने जैसे देखा है बाकी कंट्रीज में। दूसरा उन्होंने कहा है कि इसको जो है एसएससी ट्रस्ट को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में ले आइए। देखिए ये अलग एंटिटी तो है नहीं है, एक ट्रस्ट नहीं है, एंटिटी नहीं है, लीगल एंटिटी नहीं है, तो इसको आईबीसी में नहीं लाया गया अभी तक, बट वो कह रहे हैं इसको आईबीसी में ले आइए ताकि एक कंफर्ट रहे इन्वेस्टर्स के अंदर कि हाँ हमारा पैसा सेफ है। तो इन पॉइंट्स को ना आप 28th को जो हमने मोनेटाइजेशन एडिटोरियल डिस्कस किया था, उनके साथ अटैच करिए, उनके साथ अपने कनेक्ट करिए डॉट्स को, बहुत अच्छा बन जाएगा। दूसरा क्या है कि हमने पहले भी मैंने एक बार बताया था रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, बट आई वाज नॉट रिमेम्बरिंग द डेट। तो मैंने आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये भी ना जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वैसा ही है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता। ये भी म्यूचुअल फंड की तरह है जो इन्वेस्ट करता है, बट ये रियल एस्टेट्स में। ठीक है। ऐसा है कि जैसे कई लोगों ने मिलकर एक साथ मनी पूल करी और कोई रियल एस्टेट ले ली। सपोज करिए एक आपको पता है कि यार ये शॉपिंग मॉल बहुत अच्छा चल रहा है और इसमें अच्छा हमें रेंट मिल सकता है। आप 10-12 दोस्तों ने मिलकर पैसे जोड़े और वो शॉपिंग मॉल खरीद लिया ताकि वहां से हमें रेंटल इनकम होती रहे। ये बट ये छोटा स्केल की बात मैंने बताई, ये लार्ज स्केल पे है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है। बेसिक डील क्या है, ये आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ ना, दिस इज हेल्पफुल फॉर प्रीलिम्स। ये आपको मेंस में इतनी डिटेल नहीं लिखनी है कि ये क्या है ये क्या है। ठीक है। बेसिक डील क्या है कि यू ओन अ शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। कभी भी आप आरईआईटी पे आए ना, तो जैसे मैंने आपको शॉपिंग मॉल का एग्जांपल दिया उसको याद कर लेना कि अगर सपोज आपसे पूछते हैं दैट यू ओन अ शेयर ऑफ प्रॉपर्टी और आप कंफ्यूज होने लगे कि अगर हम ओन करते हैं नहीं करते, तो आप वो याद रखिएगा कि अगर आप सारे दोस्त मिलकर अगर वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो भैया चाहे 2% पैसे आपने डाले थे चाहे 4%, उतना हिस्सा है आपका, तो यू ओन अ शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू इंडियन रेगुलेशंस, जो आरईआईटी में इन्वेस्टमेंट्स हैं वो प्राइमरीली जो है वो ओन फिनिश्ड एंड रेंटेड आउट कमर्शियल प्रॉपर्टीज। मतलब जितना पैसा आरईआईटी में जाएगा वो ज़्यादातर जो जाएगा वो फिनिश्ड और रेंटेड आउट, जो ऑलरेडी फिनिश्ड मतलब बन चुके हैं और रेंट आउट हो चुके हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज, वहाँ जाएगा। 80% ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इन सच एसेट्स। ठीक है। उसके बाद क्या है, मतलब ये जो अंडर डेवलपमेंट है अभी जो बन रहे हैं उनमें ये पैसा नहीं डालेंगे, उन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया उन रियल एस्टेट्स को। सेबी ने सबसे पहले जो नोटिफाई किया था आरईआईटी को और इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को, वो रेगुलेशंस को, वो किया था फर्स्ट नोटिफाइड 2014 में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ठीक है। उस वक्त पेज वन पे था, जो कुछ पॉलिटिशियंस ने, कुछ एनवायरमेंटलिस्ट ने, कुछ एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है कि जो आप ये पाम ऑयल का लेके आ रहे थे कि पाम ऑयल की क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या सब कुछ है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके क्या थोड़े से डिसएडवांटेजेस हैं वो अब बताते हैं इसमें। वो जो उन्होंने लिखा है वही हमने इसमें अटैच करें। उन्होंने कहा एक तो देखिए हमने केस देखा था साउथ ईस्ट एशिया में, वहाँ वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हुआ था रेन फॉरेस्ट का और वहाँ की नेटिव बायोडाइवर्सिटी को ऑयल पाम की प्लांटेशन की वजह से। तो इसलिए वो वार्न कर रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट को कि ये प्रमोट ना किया जाए नॉर्थ ईस्ट में और अंडमान निकोबार में। दूसरा उन्होंने कहा है कि देखिए हमें पता है, आपने देखा होगा अंडमान निकोबार में नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल एरियाज बहुत हैं। तो और हमें पता है कि वहाँ की जो ज़मीन होती है वो कम्युनिटी ओनरशिप होती है ट्राइबल लैंड्स की। ठीक है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा क्या है, तीसरा पॉइंट कि ऑयल पाम जो है वाटर गजलिंग है, मतलब पानी बहुत वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, मोनोकल्चर क्रॉप है और कोई का साथ में उगेगी नहीं उसके। और इसका जो मतलब प्रोडक्ट प्रोड्यूस आती है वो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, तो वो स्मॉल फार्मर्स के लिए बहुत ही मतलब उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और उन्होंने कहा है कि देखिए लार्ज स्केल ऑयल पाम की ना कल्टीवेशन की स्टडी हुई थी 1980s में भी, और उस टाइम भी इसको कहा गया था कि इकोलॉजिकल डिजास्टर होगा, इसलिए हम लोग उस टाइम भी नहीं बढ़े थे एडिबल ऑयल्स में, जो उस टाइम हमने स्टडी की थी ऑयल पाम की। तो इसलिए आप भी ना बढ़े।
5वां पॉइंट उन्होंने रखा है कि पाम जो है ये इन्वेसिव स्पीशीज़ है, मतलब इन्वेसिव स्पीशीज़ मतलब कि वहाँ की नेचुरल नेटिव नहीं है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करी जाए तो वहाँ का नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, और वो अगर आप इसको बाहर से इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो ये वहाँ की बायोडायवर्सिटी को अफ़ेक्ट करेगा, और वहाँ की सॉइल कंडीशंस को हमें पहले एनालाइज़ करना होगा, अगर ये नॉन फॉरेस्ट एरियाज़ में भी अगर आप प्रोड्यूस लेके आते हैं तो। एक प्रीलिम्स फैक्ट है कि आंध्र प्रदेश जो है, आपने देखा होगा पेज 1 के बाद ये पेज 8 पे भी था, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कोई खूबियाँ भी बता रखी थी। अगर वैसे आप पहले वाले लेक्चर सुन सकते हैं, वहाँ पे हमने खूबियाँ दिख रखी हैं। थोड़ा बहुत कुछ ऐड करना होगा हम आगे कर लेंगे, थोड़ी जगह आप इसके आगे छोड़ देना। अब इसके अंदर बहस चलेगी थोड़ी बहुत। आंध्र प्रदेश, ये थोड़ा फैक्ट है, करंटली ग्रोस मोर देन 90% ऑफ द इंडियाज़ ऑयल पाम, ठीक है? और वहाँ के फार्मर्स जो हैं सारे सारे बोरवेल इरिगेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब सारा का सारा हम ज़मीन का पानी ख़त्म कर रहे हैं, और हमने पहले ही देख लिया ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। बट आपको पता है अंडमान निकोबार में अच्छी खासी बारिश आती है, तो वहाँ पे हमें नहीं ज़रूरत पड़ेगी, ये गवर्नमेंट का पॉइंट भी है। एक एडिटोरियल पे था कि उत्तराखंड में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्या हाल है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं। देखिए सीधी-सी बात है, हर स्टेट की तरह उत्तराखंड गवर्नमेंट भी जो है उसको दिख रहा है कि भैया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हम लेके आएँगे तो हमारे स्टेट में पावर हम प्रॉपर ले आ पाएँगे, बिजली दे सकेंगे लोगों को। और दूसरा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता है, तो हमें काम-धंधा भी मिलेगा वहाँ के लोगों को, ठीक है? मगर वहाँ पे क्या है कि हमने रीसेंट केसेस देखे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है इंटेंस रेन्स की। खाली नॉर्मल रेन्स नहीं हो रही है, इंटेंस रेन्स हो रही है। उस वजह से लैंडस्लिप्स हो रहे हैं, अवलांचेस आ रहे हैं, उस वजह से लॉस ऑफ लाइव्स और प्रॉपर्टी पे हो रहा है। और ये सबका असर पड़ रहा है वहाँ के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है? उसके बाद हम कहेंगे कि हमने देखा था कि जब केदारनाथ फ्लड्स हुए थे 2013 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे के सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे हॉल्ट लगा दिया था, रोक लगा दी थी, जो अलकनंदा और भगीरथी रिवर बेसिन्स पे थे। याद रखिएगा, सारे उत्तराखंड पे नहीं, जो अलकनंदा और भगीरथी रिवर बेसिन्स पे थे। उन्होंने कहा था कि पहले हम रिव्यू करेंगे इसको कि ये डैमेज को बढ़ा रहा है या नहीं, ठीक है? एक चौथा पॉइंट क्या है, जो हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो क्लोज़ली लिंक्ड हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रोग्राम से। क्योंकि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का प्रोग्राम कहता है कि हमें रिवर की हेल्थ मेंटेन रखने के लिए हमें इसका जो फ्लो है अनइम्पेंडेड रखना पड़ेगा, बिना रोक-टोक के। और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। वो ऑब्स्टेकल्स हैं, और हमें बल्कि जो फ्लो रखना है, हमें अगर रिवर की हेल्थ ठीक रखनी है, हम उसके लिए हमें चाहिए बिना रोक-टोक के वो चले। और मगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उसके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स बैठी थी, उन्होंने भी कहा था, कोर्ट को रिकमेंड किया था कि जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने गवर्नमेंट को फॉर कंस्ट्रक्शन अगर क्लियर भी हो गई है, बट उसको स्क्रैप कर दिया जाए। बट हम क्या देख रहे हैं कि मिनिस्ट्रीज़ में भी बहुत अलग-अलग व्यूज़ हैं, वो उसमें भी डिवीज़न है। क्योंकि जो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री है, जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को मैनेज करती है, वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के खिलाफ है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, वो उनके साथ है। वो कहते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, क्योंकि उनको पावर दिख रही है, उनको अपनी गंगा दिख रही है। ठीक है? तो क्या हुआ है कि जब एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स बैठते हैं, वो कहते हैं कि भैया ये नहीं रोक देना चाहिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को, तो दूसरा ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स कुछ दूसरी मिनिस्ट्री का बैठ जाता है, हैं दोनों के दोनों गवर्नमेंट की एक्सपर्ट्स। एक तरफ बैठता है तो वो कहता है भैया ये खिलाफ होना चाहिए, दूसरा बैठता है कि नहीं ये ठीक है, इनको चलते रहने देना चाहिए। बट हम रीसेंट केस में देखेंगे कि जो चमोली में हुआ, जो एवलांचे आया, आप जब रीसेंट एग्ज़ाम्पल्स भी देंगे ना, बड़ा अच्छा लगता है, जिसने डिस्ट्रॉय कर दिए 2 पावर प्रोजेक्ट्स, कम से कम 200 लोगों को मारा। तो लेटेस्ट रिमाइंडर है कि हमारे ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो कितना बड़ा रिस्क है हमारे लिए। और जो कमिटीज़ इनको मतलब कह रही हैं कि नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, उनका क्या सच्चाई है, उनको देखनी चाहिए अब। उसके बाद सेंटर ने क्या कहा है, सेंटर कह रहा है कि देखिए हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे नए जो हैं, उनके ऊपर इतना वो फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ़ उनको परमिट कर रहे हैं जो एटलीस्ट 50% कंप्लीट हो चुके हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा उन इन्वेस्टर्स पे, जो उन्होंने पैसा लगाया है वहाँ के प्रोजेक्ट्स पे। उत्तराखंड कोई अछूती स्टेट्स नहीं है, जैसे हर स्टेट जो है अब अपनी डिमांड लोगों की पूरी करनी होती है अपने स्टेट्स के, वैसे ही उत्तराखंड की स्टेट की लोगों की भी डिमांड है कि भैया हमें रिलायबल पावर मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। तो हमें क्या करें हम? तो हमारा ये काम होता है कि हम बेटर डायलॉग करें, पावर कंपनीज और सेंटर जो है वो एक ग्रेटर ट्रस्ट पैदा करे वहाँ के रेजिडेंट्स पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप जो है ना विल हैव टू अकाउंट फॉर द रीजन्स कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब जो रीजन्स की लिमिटेशंस है उसको अकाउंट करना ही पड़ेगा, ठीक है? उसको देखिए एडिटोरियल पे था बहुत अच्छा पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर, जैसे हमने पुलिस रिफॉर्म्स पे कई लेक्चर्स बनाए, उसमें आप ये भी पॉइंट जोड़ सकते हैं, आपके एथिक्स पेपर के लिए भी ठीक है, एसेज अगर आए तो उसके लिए भी ठीक है, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एन वी रमन्ना, उन्होंने एक कंसर्न अपना शो किया था कि जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है वो पुलिस स्टेशन में होती है, ठीक है? उन्होंने कहा था कि जो सबसे बड़ा थ्रेट है ह्यूमन राइट्स को और बॉडीली इंटीग्रिटी को, वो हाईएस्ट है पुलिस स्टेशन पे।
और डेथ जो होती है ना पुलिस कस्टडी में, वो जेन्युइनली एक मैटर है ग्रेव कंसर्न का, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके बारे में सोचना। और ईच सच डेथ हमें सीरियसली इंक्वायर करनी चाहिए ताकि हमें सच्चाई का पता चल सके। अब हमें चाहिए होता है ऐसे, देखिए क्या है, जैसे कहते हैं ना मूवीज़ में थोड़ी लड़ाई हो, थोड़ा प्यार दिखाएं, थोड़ी दोस्ती दिखाएं, थोड़ा इमोशंस दिखाएं, तो मूवी अच्छी बन जाती है। वैसे ही आंसर में आपको क्या करना होता है, थोड़े डेटास देने होते हैं, थोड़ी रूलिंग्स देनी होती हैं, थोड़े अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े आदमियों की स्टेटमेंट्स देनी होती है, आपका आंसर परफेक्ट बन जाता है और लास्ट में कंक्लूजन देना होता है। ठीक है, तो हम ये देंगे अब डेटा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने रिवील किया है कि हाँ वेरिंग है, बट अगर हम एवरेज वाइज देखें तो 2010 से लेकर 2019 तक हर साल 100 डेथ्स हुई हैं, 100 कस्टोडियल डेथ्स। 100 बहुत बड़ी बात है ये। तो जुडिशियल इंक्वायरी अगर हम करें तो जो कस्टोडियल डेथ की हुई है वो सिर्फ हुई है 226.4 केसेस में। ठीक है, अब हमारे को तरीका क्या है, अगर हमारा तरीका यही हो सकता है कि अगर हमें कस्टोडियल वायलेंस के इंस्टेंसेस को रोकना है तो हम यही कर सकते हैं कि हम नंबर ऑफ अरेस्ट कम कर दें। जो लॉ है वो भी ये कहता है कि जो ऑफेंस पनिशेबल है अप टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, उसमें भी अरेस्ट तब होना चाहिए जब पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाई हो कि देखिए ये अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो पर्सन है जिसको हमने अरेस्ट किया वो एविडेंस के साथ कोई खिलवाड़ ना करे या कोई और ऑफेंस ना करे। फिर मैंने जैसा बताया आपको डेटा दे दिया, अब हम देंगे रूलिंग्स। बीच बीच में अपनी बात रखेंगे, बीच में डेटा और रूलिंग्स देंगे। तो अवनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में आप सोचेंगे इतने केसेस याद कैसे रहेंगे, देखिए विद टाइम याद हो जाता है, आप बिलीव मी सब याद हो जाता है। इन अवनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में भी ये हेल्ड हुआ था कि अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जो नॉन बेलेबल है, जैसे अगर सेक्शन 98A की बात की जाए ऑफ आईपीसी, बट उसमें भी अरेस्ट मैंडेटरी नहीं है अंडर एज पर सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी। तो अगर कोई आईपीसी में अगर ऐसा है नॉन बेलेबल बट अरेस्ट इज नॉट मैंडेटरी, ये याद रखिएगा। उसके बाद नेशनल पुलिस कमीशन बैठी थी, लॉ कमीशन बैठी थी, मलीमत कमेटी रिपोर्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रकाश सिंह वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया है उसने भी रिकमेंड किया है कि इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस जो है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है केस का, वो और जो लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस है उनको हमें सेपरेट कर देना चाहिए ताकि बेटर एक्सपर्टीज मिल सके हमें इन्वेस्टिगेशन के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद परमवीर सिंह वर्सेस बलजीत सिंह 2020, देखिए 3 केसेस दिए हैं, 3 में से अगर 2 भी आ देंगे तो चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस केस में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो पुलिस स्टेशन है उनको अंडर सीसीटीवी कैमरास लेके आइए, और वो ये नहीं है कि सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, स्टोरेज फैसिलिटी भी होनी चाहिए उसकी जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करे फॉर द 18 months। और उसके लिए हमें क्या है कि इंडिपेंडेंट कमेटी बिठानी चाहिए जो वो फुटेज को पीरियोडिकली टाइम टू टाइम उसको क्या नाम है फुटेज देखे और उसकी रिपोर्ट पब्लिश करे कि आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है क्या नहीं। और इससे क्या होगा कि एक एब्यूज़ जो होता है ना ह्यूमन राइट्स का, वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। तीसरा सजेशन दिया है सीजेआई ने कि आप क्या करिए, एक डिस्प्ले बोर्ड्स लगा दीजिए थानों के बाहर कि लोगों को पता हो कि अगर आप अरेस्ट होके भी आ रहे हैं, या थानों के अंदर भी लगाइए बड़ा बड़ा, और बड़ा बड़ा लगाइए, छोटा छोटा लिख दोगे क्या पता चलेगा, बड़ा बड़ा लिख दीजिए कि आपके अधिकार, कानूनी अधिकार, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या क्या हैं, कि आपको राइट टू लीगल एड है, आपको फ्री लीगल एड सर्विसेज हैं। उससे क्या है कि पुलिस जो अपने वो करती है ना, अपनी मनमानी चलाती है, उसमें रोकथाम लगेगी। ठीक है, उस वक्त एक इंटरनेशनल पेज पे था साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, हम कई बार देख चुके हैं, उसमें दोबारा दोबारा घुसने की जरूरत नहीं। अब चाइना क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, थोड़ा सा फैक्ट देखिएगा कि ओवर $5 ट्रिलियन जो है ग्लोबल ट्रेड जो है पास होता है फ्रॉम साउथ चाइना सी। और इंडिया की बात करी जाए तो हमारा 55% ऑफ इंडिया का जो ट्रेड है वो पास होता है थ्रू साउथ चाइना सी एंड मलक्का स्ट्रेट। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस समय आपको मैप डिस्कशन में दिखाई थी, तो आप एक बार मैप में जाके जरूर देख लीजिएगा इन दोनों की लोकेशन। और इंटरनेशनल पेज पे था हुरिकेन ईडा स्ट्राइक्स यूएस, इसको याद करने की जरूरत नहीं, लिख लीजिएगा, कई बार पूछ लेते हैं 3-4 हुरिकेन्स देखा ना कहाँ पे कौन सा आया था, तो ईडा याद रखिएगा यूएस में आया था। उस वक्त पेज 13 पे, ये गलत बात है, इसको फ्रंट पेज पे होना चाहिए था। जब ओलंपिक्स में मेडल आ रहे थे तो वो फ्रंट पेज पे आ रहे थे। मैं समझता हूँ कि ये हमसे उनसे ज़्यादा बेहतर डिजर्व करते हैं, क्योंकि लाइफ में जिस आदमी ने अपने अंदर कोई कमी देखी हो, फिजिकली डिसेबल्ड हो, और फिर वो इतनी मेहनत करके आगे बढ़े, तो उनको प्लीज़ फ्रंट पेज पे लेके आइए। तो टेबल टेनिस का याद रखिएगा भवीना पटेल, हाई जंप है निषाद, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और विनोद कुमार है डिस्कस थ्रोवर, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। भवीना जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने, फर्स्ट इंडियन कहेंगे, वुमेन भी नहीं, फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने पैरालंपिक मेडल जीता है इन टेबल टेनिस। ठीक है, तो ये नोट जरूर कर लीजिएगा। और जिनकी क्वेरी थी कि सर मैं सेकंड ईयर में हूँ ये वो, तो वो मैंने कल आपको 29 अगस्त को डिस्कस हम कर चुके हैं, तो आप प्लीज़ सुन लीजिएगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।